नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कुछ और बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो इस चैनल के बेसिक के लिए आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन के बारे में। ये अपना टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ लाइट के बारे में। देखो, आप सभी को पता है लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या करती है, गमन करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में लाइट गमन करती है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या रहती है, वेवलेंथ रहती है। लाइट की क्या रहती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रहती है और उस वेवलेंथ की जो एक रेंज होती है उसके बीच में लाइट का क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। अब उस वेवलेंथ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि लाइट का कुछ पोर्शन होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। लाइट की वेवलेंथ जिसकी भी ज़्यादा होती है हम बता सकते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी क्या हो गई, कम, और वेवलेंथ कम तो एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बता सकते हैं, तीन बेसिक पार्ट में यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करें, इसको डिवाइड करें। एक तो अपन ने बोल दिया इसको विजिबल रेज, या विजिबल स्पेक्ट्रा, जिसको दृश्यमान प्रकाश के नाम से हम बोलते हैं। एक होता है इसके अंदर इंफ्रारेड और एक होता है इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रीजन, UVR वाला रीजन। तो हम ये बताते हैं कि जो विजिबल रेज होती है उसकी जो रेंज रहती है वो कहाँ से कहाँ रहती है, 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक। 760 नैनोमीटर से आगे वाले पोर्शन जो वेवलेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं इंफ्रारेड और 390 से कम वाले को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ या रेंज। विजिबल रेज के अंदर हम क्या बताते हैं, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का जो रीजन होता है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का जो रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं PAR, उसको बोलते हैं हम PAR। अब ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि PAR क्या है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। मतलब प्लांट क्या करेंगे, ये जो रेंज है फोटोसिंथेसिस की, ये जो रेंज है नैनोमीटर की, उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अंदर भी हम बताते हैं कि जो अपन विबग्योर की बात करते हैं तो अपन VIBGYO और ये R, तो जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, एक तो ब्लू रीजन और एक रेड रीजन, इसके अंदर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्लांट के लिए प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर अगर ये नैनोमीटर की रेंज मिलती है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, और जब ग्रीन नैनोमीटर वाली रेंज मिलेगी, ग्रीन नैनोमीटर की जो रेंज मिलती है उस कंडीशन के अंदर फोटोसिंथेसिस 0 होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है ये कि प्लांट को अगर ग्रीन प्रकाश दिया जाता है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, 0, मतलब एब्सेंट रहता है। एक बात और कि ये जो लाइट आती है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं वो क्या करती है, छोटे छोटे पैकेट या कणों के रूप में आती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन के अंदर जो निहित एनर्जी है, फोटोन के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट रहती है उसको अपन बोलते हैं क्वांटम। फोटोन के अंदर जो निहित एनर्जी है उसको बोलते हैं क्वांटम। इस क्वांटम का जो यूज है वो किया जाता है CO2 के रिडक्शन में या ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में। ये बात आपको याद रखनी है।
जब अपन ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी थी तब बोला था कि CO2 का रिडक्शन होता है और O2 का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट का ये जो पोर्शन है जो O2 का रिडक्शन करा रहा है, O2 का फॉर्मेशन करा रहा है और CO2 का रिडक्शन करा रहा है, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या बोलते हैं हम? क्वांटम यील्ड। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे। अब चलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसकी मैकेनिज्म क्या है उसको समझने से पहले आपको ये क्लियर रखना होगा कि अपना यहाँ पर टारगेट क्या है। टारगेट अपना ये है कि अपन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवानी है और फोटोसिंथेसिस में अपन को क्या करना है, CO2 और H2O को काम में लेकर अपन को बनाना है एक तो ग्लूकोज और एक बनानी अपन को ऑक्सीजन। यही बात हुई थी ना। तो अपने को इन चार चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये तो एज ए सबस्ट्रेट काम में आ गई और ये अपने पास एज ए प्रोडक्ट बने। इस प्रोसेस में अपने पास क्या हुआ कि ये CO2 से अपने पास इसके रिडक्शन से ग्लूकोज बन गया और H2O के ऑक्सीडेशन से अपने पास बन गया, H2O के ऑक्सीडेशन से अपने पास बन गया ऑक्सीजन। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन और इस प्रोसेस के अंदर हो गया रिडक्शन। अब यहां अपने को ये बात क्लियर करनी होगी कि ये प्रोसेस हो कहां रही है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये अपने पास क्लोरोप्लास्ट है, सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर ये रीजन हो गया जिसको अपन ने बोला था थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड स्ट्रोमा लेमिली से किससे कनेक्ट हो गया, दूसरे थाइलेकोइड से, या बता सकते हैं कि एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच हो गया। ये जो पोर्शन था उसको अपन ने बोल दिया स्ट्रोमा, ये बोल दिया अपन ने था, इसको बोला था स्ट्रोमा, ये बोल दिया अपन ने ग्रेनम। ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपने पास दो रिएक्शन होनी है। फोटोसिंथेसिस में की जो मैकेनिज्म आती है उसमें हम दो रिएक्शन को पढ़ेंगे। एक तो आती है लाइट रिएक्शन और एक आती है डार्क रिएक्शन। ये दो बातें इसके अंदर अपन देखते हैं। लाइट रिएक्शन अपन क्यों करें, क्योंकि अपन को लाइट से ही ये प्रोसेस चलनी है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O इनका फॉर्मेशन करते हैं, अपन ने शुरू से पढ़ा है। तो लाइट रिएक्शन अपने को करवानी है इसके अंदर, और लाइट रिएक्शन से क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ये बात याद रखनी है आपको, लाइट रिएक्शन होगी और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ATP और NADPH2 की फॉर्म में। ठीक है, NADPH प्लस H आयन के रूप में, समझे आप। इसको अपन एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ये एनर्जी क्यों बन रही है, उसका टारगेट ये है कि इस एनर्जी को यूज करके अपन को कौन सी करवानी है, डार्क रिएक्शन। एनर्जी को यूज करके कौन सी रिएक्शन करवानी है, डार्क रिएक्शन। तो पहले ये दिमाग में आता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये होगी ग्रेनम के अंदर। ग्रेनम के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, ये लाइट रिएक्शन हो गई। इतना समझ में आया। और ये जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पर हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एनर्जी से ही आगे प्रोसेस ये चल पाएगी, न कि ये मीनिंग है कि ये रात को प्रोसेस होती है। आपको ये बात को समझना है कि ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है, और एनर्जी बनेगी कौन सी रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन से अंदर बनने वाली एनर्जी को डार्क रिएक्शन में काम में लिया जाता है, जिसको अपन जब C3C4Cm और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तब इसको आगे देखेंगे। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, ये जो H2 है उसका जो फोटोलाइसिस है, वाटर का फोटोलाइसिस किसके अंदर होगा, लाइट रिएक्शन। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, अपने पास ये कहां पर हो गया, ये हो गया लाइट रिएक्शन के अंदर। अपना ये टारगेट हो गया यहां पर। और दूसरा डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, CO2 का एसिमिलेशन या CO2 का रिडक्शन। तो अपना ये टारगेट हो गया। जिस फोटोसिंथेसिस की अपन इक्वेशन की बात कर रहे थे वो सारी की सारी प्रोसेस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में चल रही है। लाइट रिएक्शन हो गया ये पोर्शन ग्रेनम के अंदर। ग्रेनम का पोर्शन जो इसको कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के अंदर एक पोर्शन जिसको अपन क्वांटासोम बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही है। अब इस मैकेनिज्म का थोड़ा सा समअप किया गया यहाँ पर। देखो वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है उसी प्रोसेस को 1 मिनट के अंदर थोड़ा आपको मैं
समराइज करता हूँ। ये प्रोसेस जो हो रही है मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की, ये कहाँ पर हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, उसके अंदर भाग ले रहे हैं, एक तो ग्रेना ले रहा है और एक स्ट्रोमा ले रहा है। ग्रेना के अंदर जो थाइलेकोइड पार्ट है वहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है, उसको अपन बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको अपन ने बोल दिया डार्क रिएक्शन। अपने पास टारगेट वही फोटोसिंथेसिस के, अपने पास रिएक्शन के अंदर चार पार्ट, चार जो अपने पास कंटेंट रहे थे, वो एक रहा था अपने पास H2O, एक रहा था ऑक्सीजन, एक रहा था CO2 और एक रहा था ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन के अंदर अपने पास क्या हो रहा है? देखो वाटर का क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस। वाटर का क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और उस प्रोसेस के अंदर अपने पास दो तरीके की कंडीशन बनेगी फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्या टर्म है और उससे किस तरीके से एनर्जी बन रही है उसको हम आगे देख लेंगे। अपने पास यहाँ पर NADPH और HN और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या करें? लाइट रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर बन रही है। और डार्क रिएक्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये स्ट्रोमा की तरफ। ये एनर्जी करेंसी जिसको अपन एसिमिलेटरी पावर के नाम से जानते हैं, ये यहाँ चला गया कहाँ पर? स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा में इन्होंने डार्क रिएक्शन को कंप्लीट किया और क्या बना दिया? ग्लूकोज, जो आगे स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाएगा। इस प्रोसेस के लिए इसने क्या काम में ले लिया? ये CO2 ले लिया। तो CO2 का तो यहाँ पर हो गया एसिमिलेशन या CO2 का तो रिडक्शन हो गया, और वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो गया, जिससे क्या बन गया यहाँ पर? ऑक्सीजन। और वापस जब इसको काम में ले लिया जाएगा तो ये जो ADP और PI है ये स्ट्रोमा पार्ट से वापस कौन से पार्ट की ओर आ जाएगी? ग्रेना पार्ट की ओर। साथ ही साथ NAD+ भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसका समअप हो गया। अब हम इस पोर्शन को कवर करेंगे। अब हम लाइट रिएक्शन को पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर हम तीन बिंदुओं को कवर करेंगे। और फर्स्ट है इसके अंदर रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट, दूसरा है टू पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम, और तीसरा है एसिमिलेटरी पावर फॉर्मेशन। रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपको ये प्रोसेस थोड़ा और इजी लगेगी। देखो, लाइट जिस फॉर्म में आती है उसको अपन बोलते हैं फोटोन। ये अपन को पहले से पता है। फोटोन एक एनर्जी की फॉर्म हो गई। और ये फोटोन क्या होता है? जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर गिरता है, क्लोरोफिल के ऊपर गिरेगा तो ये क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो मैंने इसको स्टार से शो कर दिया है और ये लिख दिया क्लोरोफिल। एक्साइटेड फॉर्म का मतलब देखो, क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम है, और उस एटम के अंदर क्या रहेगा? एटम्स के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर ऑर्बिट में। जैसे ही लाइट आती है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट के अंदर चला जाएगा? एक्साइटेड में। तो ये उत्तेजित अवस्था के अंदर चला गया। इतना बात आपको समझ में आया? अब जो इलेक्ट्रॉन है वापस से उत्तेजित अवस्था से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो क्या करता है? एनर्जी की फॉर्म रिलीज करता है। या हम बता सकते हैं यहाँ पर हीट हो सकती है और फ्लोरोसेंस हो सकता है। समझे आप? इस हीट और फ्लोरोसेंस को प्लांट क्या करता है? अपनी केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर ये जो केमिकल एनर्जी है फिर आगे की जो प्रोसेस है उनको कंप्लीट करने में काम में आती है। तो सिंपल यहां से इतना ही आया कि फोटोन से क्लोरोफिल एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने से वापस से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। इसका मतलब अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर गया, और हायर एनर्जी से वापस से जैसे लोअर एनर्जी की ओर आया तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हुई। जब अपन इस तरीके से जेड स्कीम वगैरह को देखते हैं तो हम इसी बात को नोट करते चलेंगे वहां पर कि पहले वो एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, फिर वापस से लोअर स्टेट में आ रहा है, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज के ऊपर आपको इसमें फोकस करना है। अब चलते हैं अपन रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट की ओर। देखो, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट के अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये जो रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट है ये रिलेटेड है क्वांटम यील्ड से। किससे रिलेटेड है? क्वांटम यील्ड से रिलेटेड है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो साइंटिस्ट है इमर्सन, इन्होंने क्वांटम यील्ड के ऊपर काम किया और उन्होंने ये बताया कि एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए, एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए या अपने को ऑक्सीजन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए अपने को
2 क्वांटा लाइट की आवश्यकता होती है। आपको ये याद रखना है, 2 क्वांटा लाइट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एक CO2 को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोज बनता है अपने पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना है, जब एक्साइटेड करना है तो अपने को कितना लाइट चाहिए, 8 क्वांटा लाइट चाहिए। तो अपन ये बता सकते हैं कि पर इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लाइट हो गई, 1/8 या 12%। तो अपने पास जो क्वांटम यील्ड है वो कितना रहेगा, 1/8 या 12%। ये क्वेश्चन आता है कि पर क्वांटा जो यील्ड है, लब्धि है, वो कितना होता है, तो आपको बताना है 1/8 या 12%। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इस क्वांटम यील्ड के बेसिस पे उन्होंने एक इफेक्ट बताया, उसको अपन रेड ड्रॉप इफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज के बेसिस पे उन्होंने ये बताया इमर्सन ने कि जब हम प्लांट को मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक वर्णी प्रकाश, उसके अंदर एक ही वर्ण रहता है, एक ही कलर रहता है। जब क्या होता है, उस कंडीशन में जब एक ही तरीके का प्रकाश दिया जाएगा तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट कम हो जाती है। क्योंकि ये रेड लाइट से रिलेटेड है, लाल प्रकाश से संबंधित है, इसलिए इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ये बोल सकते हैं कि जब प्लांट को 680 नैनोमीटर से ऊपर की एक ही वर्णी प्रकाश को दिया जाता है प्लांट को, उस कंडीशन के अंदर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको अपन बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब इसी कंडीशन में उन्होंने ये देखा कि जब प्लांट को अल्टरनेटिव प्रकाश दिया जाता है, कभी ज्यादा प्रकाश दिया जाता है, कभी कम प्रकाश दिया जाता है, तो प्रकाश की इस स्थिति के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, या फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है, जैसा आपको इमेज के अंदर दिख पा रहा है। मतलब एक ही तरीके का प्रकाश देने पर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, और जब हम अल्टरनेट रूप से प्लांट को प्रकाश देते हैं उस कंडीशन के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। तो प्लांट को क्या चाहिए, अलग अलग वर्ण का, अलग अलग कलर का प्रकाश चाहिए, ताकि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी रहे। इस इफेक्ट को हम इमर्सन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 2 पिगमेंट सिस्टम की ओर। हम देखते हैं इसके अंदर 2 पिगमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको मैंने बोला फोटो सिस्टम। पहली बात तो ये 2 पिगमेंट सिस्टम जो टर्म है अपन ने क्यों काम में ली। देखो इमर्सन ने जो इफेक्ट के बारे में बताया था, उन्होंने साथ साथ इस बात की स्टडी की थी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके थाइलेकोइड के अंदर ये 2 अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑपरेट होते हैं, 2 अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, और दोनों के दोनों सिस्टम अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं। मतलब प्लांट को जिस तरीके की वेवलेंथ मिलती है उस तरीके के सिस्टम ऑपरेट होते हैं। सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स रहती हैं और रिएक्शन सेंटर रहते हैं। इसकी वजह से अपन इसके लिए टर्म काम में लेते हैं सिस्टम। 2 पिगमेंट सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया पिगमेंट सिस्टम। अब जब अलग अलग तरीके की वेवलेंथ इस थाइलेकोइड के ऊपर गिरती है तो अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑपरेट होते हैं। जब हम इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से करते हैं प्रोसेस, तो अपन को 2 अलग अलग सिस्टम मिलते हैं। एक हल्का सिस्टम मिलता है और हल्के कण मिलते हैं, हम ये बता सकते हैं, और दूसरे मिलते हैं थोड़े हेवी पार्टिकल। तो हल्के कण मिलेंगे उसको अपन फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलेंगे, और जो थोड़ा हेवी रहेगा उसको फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं। मतलब ये दोनों अल्टरनेट या एक साथ काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके की वेवलेंथ प्लांट को मिल रही है। अब इन दोनों का पर्पज एक ही है, प्लांट को क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना है, एसिमुलेटरी पावर बनाना। इस कंडीशन के अंदर जब अपन फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 बातें आती हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन। अब ये चीज क्या है, देखो जैसे ही लाइट इन एंटेना मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरती है, एंटेना मॉलिक्यूल्स मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि क्लोरोफिल के पास डायरेक्ट एनर्जी नहीं जाती है, पहले उस एनर्जी को जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू रिसीव किया जाता है, जिसमें कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर को, ताकि ये जो रिएक्शन सेंटर है इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए,
इस तरीके से ये जो साइड के जो अपने पास मॉलिक्यूल हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल, उनको सिल्ड पिगमेंट बोलते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये फोटोन जैसे इनके पास आया, इन्होंने क्या किया, 1 बाय 1 एक्साइटेड स्टेट में आए और फिर वापस ग्राउंडेड स्टेट में आए। तो इस तरीके से एनर्जी को क्या, ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद में एनर्जी गई रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर क्या हुआ, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर को। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, मूव रहेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे और अपने ग्राउंड स्टेट से फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड से जैसे ही वापस से ग्राउंड में आए तो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। जब हम रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं तो रिएक्शन सेंटर यहां पर अपने पास दो है। जब फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट होता है तो अपने पास रिएक्शन सिस्टम है पिगमेंट 700, ठीक है। और जब अपने पास फोटो सिस्टम सेकेंड ऑपरेट होता है तो अपने पास रिएक्शन सेंटर है P680, ठीक है। अब ये बात आती है कि दोनों है कहां पर, तो याद रखना आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इसके अंदर है फना, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट, वो कहां पर होगा, नॉन अप्रेस्ड एरिया के अंदर। नॉन अप्रेस्ड एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो थाइलेकोइड हैं ये सिक्के की तरह अरेंज रहते हैं, तो उसका सिक्के का वो पोर्शन जो आपस में जुड़ा हुआ है, अप्रेस्ड है, उस पार्ट को अपन ने बोल दिया अप्रेस्ड एरिया। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है जो ओपन है, देखो यहां पर जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इसको अपन ने क्या बोल दिया, नॉन अप्रेस्ड एरिया। नॉन अप्रेस्ड एरिया। अब इस एरिया के अंदर हम स्ट्रोमा लेमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। याद रखना आप, नॉन अप्रेस्ड के अंदर स्ट्रोमा लेमिली भी इंक्लूड होगी। स्ट्रोमा लेमिली जिसने इस ग्रेना को दूसरे इस ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ा है। तो इस तरीके से फोटोसिस्टम फर्स्ट कहां पर होगा, फना। फोटोसिस्टम फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड एरिया के अंदर होगा, मतलब यहां क्या होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट, यहां पर क्या होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट। और फोटोसिस्टम सेकंड कहां पर हो गया, फोटोसिस्टम सेकंड हो गया अप्रेस्ड एरिया के अंदर, मतलब इस पोर्शन के ऊपर क्या होगा, फोटोसिस्टम सेकंड है। चूंकि P680 इसका रिएक्शन सेंटर है और ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ से क्या है, कम है। और मैंने आपको बताया था कि लेमडा का वैल्यू जब कम होता है तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इससे आप ये भी याद रख सकते हो कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये इसको क्रॉस करेगा। और चूंकि P700 की वेवलेंथ कम है इसलिए ऊपर वाले पोर्शन के अंदर होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो नॉन अप्रेस्ड एरिया के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट होगा और उसका रिएक्शन सेंटर होता है P700। आप इसको टेक्निकली समझोगे तो आपको ये याद रहेगा। अब देखते हैं हम इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन क्या होती है। देखो लाइट हार्वेस्टिंग का मतलब लाइट को संग्रहित करने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स की तरह ये काम करता है, न कि सीधा रिएक्शन सेंटर के पास लाइट गई और उसने एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अपन इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन LHC बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर रिएक्शन सेंटर है और इसके अंदर अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स हैं। अब लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन के अंदर आप जब भी बात करो फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो दो प्रोटीन याद रखना, PSA और PSB। अब A और B आपको इस तरीके से आप याद रख लेना, इसको A आ रहा है इसका मतलब फर्स्ट है, A फर्स्ट पे आता है अगर हम अल्फाबेट की बात करें। फोटो सिस्टम सेकेंड जब अपन बात करते हैं तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P680। और लाइट हार्वेस्टिंग जो प्रोटीन है इसके अंदर वो आएगी D1 और ये D2। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, D1 और ये हो गया D2। 1 और 2 आ रहा है इसलिए आप याद रख लेना ये 2 है, इसलिए फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो प्रोटीन आएगी वो D1 और D2 रहेगी। ये हो गया इससे रिलेटेड कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड क्या चीज है। अब अपन ये देखते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में बेसिक क्या डिफरेंस रहा। इन दोनों के डिफरेंस को अपन लिखते हैं। रिएक्शन सेंटर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है वो P700 होता है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था पहले। सेकंड का जो होता है वो होता है P680। दूसरा फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पर होगा, आउटर सरफेस नॉन अप्रेस्ड एरिया ऑफ थाइलेकोइड, नॉन अप्रेस्ड एरिया ऑफ थाइलेकोइड।
और ये कहाँ होगा, इनर और अप्रेस्ड एरिया ऑफ थाइलेकोइड, मतलब फोटोसिस्टम सेकंड इनर एंड अप्रेस्ड एरिया में हो गया। फोटोसिस्टम फर्स्ट ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली, याद रखना ये टर्म कई बार दे देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर तो डार्क रिएक्शन हो रही है, लेकिन याद रखना स्ट्रोमा लेमिली नाम आए तो समझना फोटोसिस्टम फर्स्ट हो रहा है। फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है सिर्फ इनर ग्रेना के अंदर होता है। अगला जो पॉइंट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर होगा स्प्लिटिंग, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, मतलब वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं रहेगा। फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर क्या रहेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगला फोटोसिस्टम फर्स्ट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। जब अपन इस फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे तो यहां से ये प्रोसेस और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी। अब चलते हैं अपन जो अपन ने लिखा था तीसरा पॉइंट, जो अपने पास एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। एसिमिलेटरी पावर मतलब एटीपी और NADPH प्लस H आयन को अपन बनाएंगे कि वो किस तरीके से इसके अंदर बनते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, और वो अपने पास है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब हो गया लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया ADP और PI की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होना। तो ये जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर ये देखा था कि NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है या NADP का रिडक्शन कैसे होता है उसको भी अपन देखेंगे, क्योंकि अपन को अल्टीमेट क्या बनाना है, इसके अंदर एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन करना है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप होते हैं, एक को अपन बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर अपने पास सिर्फ कौन सा सिस्टम मिलेगा, फर्स्ट सिस्टम मिलेगा, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट किसमें है, साइक्लिक के अंदर। ये साइक्लिक को मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, याद रखना ये अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर आ रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता जा रहा है एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ किस फॉर्म के अंदर हो रहा है, ATP की फॉर्म के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इस डायग्राम को बताता हूं ताकि आपको ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक और बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये मैंने यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट को बना रखा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकोइड हो गया। ये थाइलेकोइड का एक जो थाइलेकोइड है उसको थोड़ा सा यहां पर कर दिया है, जूम कर दिया है, ठीक है। यहां पर देखो एक डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर क्या किया है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है और एक थाइलेकोइड को थोड़ा ब्रॉड करके दिखाया मैंने यहाँ पर। उसी तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये जो पोर्शन है इसका, इसको अपन ने बोल दिया स्ट्रोमा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसकी जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर यहाँ लिखा है देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट और ये फोटोसिस्टम सेकेंड, और बीच में एक प्रोटीन लिखे मैंने साइटोक्रोम B और F। इतना आपको क्लियर हुआ। इससे ये समझ में आया कि ये जो हो रहा है सारा सिस्टम फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड का, जिसको अपन लाइट रिएक्शन में इंक्लूड करें, वो थाइलेकोइड में हो रहा है, ये क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई कि NADP प्लस से क्या बन रहा है, NADPH, मतलब अपने पास एसिमिलेटरी पावर बन रही है कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर। साथ ही साथ ATP बनेगी, वो बनेगी स्ट्रोमा के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको लेके चलना है कि ये जो ATP और NADPH2 है ये बन कहां पर है, स्ट्रोमा के अंदर। क्यों बन रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है हमें डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन कहां पर हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर। ये जो पोर्शन है इसका ल्यूमेन है, और ल्यूमेन के अंदर होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये भी आपको याद रखना है कि थाइलेकोइड की ल्यूमेन में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ये प्रोसेस यहां से आपको समझ में आ गई। फिर हम जब इसके अंदर केमियोस्मोटिक थ्योरी देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब अपन वापस चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ओर। देखो यहां पर मैंने लिख रखा है, ये जो भी साइकिल बना रखा है इसमें मैंने तो सिर्फ ATP को बनाया हुआ दिखा रखा है, जबकि यहां मैंने लिख रखा है फर्स्ट के अंदर NADPH2 भी बनता है। याद रखना जब सेकंड के साथ में फर्स्ट जुड़ता है, मतलब जब नॉन साइक्लिक की हम बात करेंगे
तब जाके हम NADPH का फॉर्मेशन करेंगे। अदरवाइज जब सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तब अपने पास सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा। ये आपको दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरीके से। अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से मूव करें उसकी एंडिंग भी वहीं पर ही हो रही है, इसलिए अपन ने इसको साइक्लिक बोल दिया। दूसरी बात, जब कम रेंज की वेव अपने पास लाइट रहती है या हम बता सकते हैं कि वेवलेंथ ज्यादा होती है, तब ये सिस्टम ऑपरेट होता है जिसको अपन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसका मतलब जैसे ही फोटोन की जो लाइट है अपने पास 700 नैनोमीटर की रहेगी तब अपने पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होगा। उस कंडीशन के अंदर जो एंटेना मॉलिक्यूल हैं वो अपनी एनर्जी कहां पर देंगे, रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर होगा P700। ठीक है, P700 को एनर्जी जैसे मिली ये एक्साइटेड हो गया, मतलब रिड्यूस फॉर्म में आया, और इसने अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में किसको दे दी, एक आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं फेरेडोक्सिन। फेरेडोक्सिन के पास चला गया। फेरेडोक्सिन को जैसे एनर्जी मिली ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और P700 रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो गया। फिर यहां से एनर्जी गई साइटोक्रोम B6 के पास। इस ड्यूरेशन में ATP का फॉर्मेशन हुआ टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ये याद रखना है। साइटोक्रोम B6 से कहां चला गया, साइटोक्रोम F की तरफ। उस कंडीशन में अपने पास ATP बनी। साइटोक्रोम F से चला गया अपने पास PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास, P700 के पास। ठीक है, अपने पास ये इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक तो आपको ये याद रखना है कि चूंकि ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलेटेड है, इसलिए आपको यहां देख लेना है कि ये फर्स्ट है। देखो ये फर्स्ट F आ रहा है इसमें, इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले किसके पास जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, जिसको अपन ने बोला फेरेडोक्सिन। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेटेड हो गया P700 से। उसके बाद में यहां पर एनर्जी बन रही है, एक तो यहां पर बन रही है अपने पास साइटोक्रोम B6 से F में कन्वर्जेशन के दौरान, और एक फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 के दौरान। ठीक है, ये हो गया। जब डिफरेंस देखे तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ओर। नाम से पता चल रहा है नॉन साइक्लिक का मतलब इसके अंदर रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन अपने उसी सेंटर के ऊपर नहीं आते हैं जहां से उसका ओरिजिन हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये फ्लो चार्ट है। इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों काम कर रहे हैं। इस डायग्राम से भी आप देख पा रहे हो कि ये फोटोसिस्टम सेकंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मैनर में किसके पास चले गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट ये जो सेकंड है उससे स्टार्ट होगा और फर्स्ट से जुड़ेगा, और दोनों के बीच का जो कनेक्टिव लिंक है जो फोटोसिस्टम सेकंड को और फर्स्ट को जोड़ रहा है उसको अपन बोलते हैं PC। PC का मतलब हो गया प्लास्टोसाइनिन। यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट रहता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर रहेगा, तो यहां से इनको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। साथ ही साथ अगर P680 रेंज की लाइट आती है तब भी यहां से क्या मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वापस से वही रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट से फिर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे देगा। फियोफाइटिन रिड्यूस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम B6 को और साइटोक्रोम F को। याद रखना ATP का फॉर्मेशन जैसा मैंने साइक्लिक में बताया वैसा यहाँ पर भी होगा। साइटोक्रोम B6F से फिर ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, P700 के पास। तो P700 के पास जा रहा है देखो अपने यहां से इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप ये रेडॉक्स पोटेंशियल से इसको देख पाओगे कि एनर्जी पहले ज्यादा थी और धीरे धीरे क्या होता है, ये एनर्जी कम होती जा रही है। और ये P700 के पास अगर इंडिविजुअली P700 की रेंज या P700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट मिलती है तब सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट हो पाता है, और जब सिस्टम सेकंड से एनर्जी मिलती है तब भी ये सिस्टम ऑपरेट रहता है। तो इस तरीके से दो तरीके से इसको यहाँ पर एनर्जी मिल पा रही है, एक तो P680 से मिल पा रही है और एक इंडिविजुअली जब इस रेंज की लाइट मिलती है तब ये कंडीशन हो पाती है।
फिर P700 से वापस से वही सिस्टम जो साइक्लिक है वो स्टार्ट हो जाता है, ये आयरन सल्फर के पास, ये फेरिडोक्सिन के पास। फिर ये फेरिडोक्सिन क्या करता है, फेरिडोक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में NADP को रिड्यूस करता है। NADPH का क्या होता है, NADP का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और NADP के रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन है वो मिलेंगे इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। और ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां पर होगा, यहां पर, ठीक है। कौन सी, कहां पर, ये ल्यूमेन है जो थाइलेकोइड का, उसके अंदर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन के जो थाइलेकोइड के जो एचाइन है ना, वो कहां जा रहे हैं, बाहर स्ट्रोमा की ओर। देखो यहां जा रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि इनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा रहती है और बाहर कम रहती है, इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ जाएंगे। तो ये NADP किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में। क्वेश्चन ये बनता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां हुआ, ल्यूमेन के अंदर। NADPH2 का प्रोडक्शन कहां हुआ, स्ट्रोमा के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। इस तरीके से ये साइक्लिक मैनर के अंदर ये प्रोसेस चलेगी। और आपको ये जेड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसलिए इसको अपन जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, इससे संबंधित एक प्रोटीन है, याद रखना आपको, उसका नाम है D1 और D2। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोसेस के अंदर। इस तरीके से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। अब अपन इनको जल्दी से इनका जो डिफरेंस है उसको एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। देखो अब इसका डिफरेंस देखते हैं अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का। पहला मैंने बताया साइक्लिक के अंदर हम फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं, नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करेंगे। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, जबकि इसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, जो मैंने आपको बताया था नॉन साइक्लिक में P680 के पास। तीसरा, इसके अंदर सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों का प्रोडक्शन होता है। चौथा, इसके अंदर DCMU जो एक यूरिया है, उसका ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन DCMU की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, चूंकि इसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसमें तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, किसमें, नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। साइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मैनर में जहां से उसका ओरिजिन है वहीं पर ही एंड होते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक बोलते हैं। नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है, जहां से ओरिजिन होते हैं वहां पर उनकी एंडिंग नहीं होती है, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है। और इसको अपन एक ट्रिक से देखते हैं, जैसे अपन को P680 से ये चला था, किसके पास गया, फियोफाइटिन। तो याद रखना है, पानी पीकर के सिस्टर पीहर चली, पानी पीकर के सिस्टर पीहर चली, आपको याद रखना है। और जब मैंने इसको बोला था इसको जेड स्कीम बोलते हैं, तो देखो इसको जेड को आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो P680 है ये यहाँ पर है और ये P700 यहाँ पर है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। फिर यहाँ पर एनर्जी क्या है, इसके पास ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी सिस्टम सेकेंड से भी मिल रही है और डायरेक्ट भी मिल रही है। समझे आप, इस तरीके से इसके अंदर ये बेसिक डिफरेंस रहा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर। अब अपन एक सिंपल सा देखते हैं इसके अंदर एक केमियोस्मोटिक थ्योरी के बारे में। देखो केमियोस्मोटिक थ्योरी है, उसको बताया था पीटर मिटचेल ने इसके बारे में बताया था, और उन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि किस तरीके से अपने पास एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। अपन जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सिंपली समझना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अपन ने ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी, ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो इनर पोर्शन था उसका माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको अपन ने बोला था मैट्रिक्स। देखो इससे यहाँ चलेंगे इस पॉइंट की ओर, मैट्रिक्स बोला था। और मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर क्या रहता है, जो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस है उसकी तरफ क्या रहता है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो हम ये बता सकते हैं कि अंदर की साइड जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और बाहर की ओर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए क्या होता था उसके अंदर कि हाइड्रोजन का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता था अंदर से
बाहर की ओर, मतलब इस एरिया के अंदर जिसको अपन पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, वहां पर HN की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। फिर क्या होते हैं, HN की कंसंट्रेशन जब यहाँ ज्यादा हो गई तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, और यहां पर एक सिस्टम काम में आता है, उसको अपन ATP सिंथेटेज बोलते थे, ATP सिंथेटेज बोलते थे, ठीक है। और अंदर की साइड में क्या हो गया, ATP का प्रोडक्शन हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन कहां पर होता है, मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो इस चीज को, यहां से मैं आपको इवोल्यूशन बता रहा हूं, इसलिए आप देखते चलना। देखो किस तरीके से ये थाइलेकोइड बनता जाता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की ये बना, मैंने क्या बना दिया, इसका जो मैट्रिक्स पोर्शन है उसको बना दिया। अब इसके अंदर यहाँ नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ये पोर्शन देखो कवर होता गया, ये ऐसे कवर हो गया इस तरीके से, समझे आप। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, अंदर की ओर आ गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, अंदर की ओर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो। और ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, वो क्या रह गया, बाहर की ओर रह गया। फिर ये दोनों स्टॉक्स की तरह ये दोनों आपस में चिपक गए इस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ दिख रही है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अंदर की ओर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की ओर आ गया नेगेटिव चार्ज। अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की ओर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब बाहर की ओर HN की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर की ओर इन द मीन्स स्ट्रोमा की ओर, और ल्यूमेन की ओर HN की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज कौन सा इधर, पॉजिटिव चार्ज। उस समय मैंने आपको, जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको यह बताया था कि इस प्रोसेस के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में pH जो ग्रेडियंट है उसका रोल ज्यादा रहता है। मतलब ये जो HN का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर pH ग्रेडियंट का रोल ज्यादा रहता है। जबकि जब अपन क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो याद रखना उसके अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो रोल है वो ज्यादा रहता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार दोनों के कंपैरिजन में। तो यहां से ये क्लियर बात हुई कि HN होंगे वो स्ट्रोमा से अंदर ल्यूमेन की ओर मूवमेंट करेंगे, स्ट्रोमा से ल्यूमेन की ओर HN मूव करें। साथ ही साथ अपन ने ये देखा कि जब फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर H2O का हाइड्रोलाइसिस होता है तब भी अपने पास HN बन रहे हैं। इसका मतलब ल्यूमेन के अंदर HN की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब देखो होता क्या है, HN यहां से कैरियर प्रोटीन है, उसका नाम होता है साइटोक्रोम B6F। ये साइटोक्रोम B6F एक कैरियर प्रोटीन का काम करती है और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन किसका मूवमेंट करा देती है, HN का, बाय द यूज ऑफ एनर्जी। यहां पर एक तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहां पर HN की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, HN फिर क्या करेंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करेंगे, मूव करेंगे, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। इस कंडीशन के अंदर यहां पर एक सिंथेटेज काम करता है जिसको अपन ATP सिंथेटेज के नाम से जानते हैं। ये भी ATP सिंथेटेज चूंकि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है इसलिए मैं यहां पर इसको CF नोट लिख देता हूं, ठीक है, CF नोट और CF1। अब ये दोनों एक तरीके से काम कर एक संयुक्त फॉर्म के अंदर काम करके इन्होंने क्या बना दिया, दोनों एक तरीके से संयुक्त रूप में काम करके उन्होंने क्या बना दिया, ADP और PI से ATP का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो सारी प्रोसेस है उससे ये अपने को समझ में आया कि स्ट्रोमा के अंदर ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात बताई थी पीटर मिचेल ने। ये होता है सिंपल सा कीमियोस्मोटिक थ्योरी। और यहां पर दो अपने पास ट्रांसपोर्ट हुए, एक तो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब यहां जो ये प्रोटीन है जिसको अपन F0 F1 बोल रहे हैं, एंजाइम जो है ये रोल प्ले कर रहा है किसका, ट्रांसपोर्ट का। एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है HN को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए। ये कीमियोस्मोटिक थ्योरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।